सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। अरे मैं लब सर आपका लब भैया दोबारा से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एमपी बोर्ड वाला। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। अरे सुन जरा सुन प्यार की धुन। जैसे कि हमारे शिखर सीरीज में आप ये देख रहे होंगे कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से वन शॉट में हमने रिवीजन कर लिया। और पहला चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। आज बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्या बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, कैपेसिटेंस भी एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। और बेटा जी इस वन शॉट में आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। बेटा जी नजरों को स्क्रीन पर रखिएगा, अगले 1.5 से 2 घंटे तुम्हें मजा आ जाने वाला है। बेटा लेक्चर को पूरा देख के जरूर जाइएगा। और हाँ, मैं हमेशा से बोलता हूं कि बेटा आपका डिजिटल अटेंडेंस लेक्चर में जरूर लग जाना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस कैसे मारना है बेटा जी, आपको सेशन को लाइक करके डिजिटल अटेंडेंस मार देना है। तो आपका परम धर्म यही है कि सबसे पहले सेशन को लाइक ठोक दीजिए। ये शिखर सीरीज जो होने वाली है बेटा, वो यकीन मानो बेटा वरदान की तरह होने वाली है। एक बार अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया है तो इस वन शॉट से तुम शॉर्टकट में बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। हाँ सर जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज हम रिवाइज करने वाले हैं। जो पढ़ाऊंगा सटीक पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज बकवास नहीं पढ़ाऊंगा। आइए बेटा नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा। नजरें हटी दुर्घटना घटी। जहां जरूरत है वहां पे लिख के आपको बताऊंगा, जहां नहीं जरूरत है वहां पे बकायदा अच्छी थ्योरीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है सर जी। आइए तो बेटा इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं कवर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या होती है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बेटा जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, आइए बेटा सबसे पहले समझते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक चार्ज जो है बेटा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ये कौन बताता है बेटा, पोटेंशियल बताता है। मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा कि अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज है, अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज है तो वो कहां से कहां मूव करेगा बेटा जी, वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर हायर है, जहां पर हायर है उधर से लोअर साइड। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है सर जो कि हमें बताता है कि चार्ज किस साइड मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं फिजिक्स में, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताइए। एग्जाम में बेटा जी ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है ना डेफिनेशन, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाली डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये बोलता क्या है, बहुत ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग। ये कौन सा वर्क डन है बेटा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, work done by external agent in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। मतलब देखो बेटा, मतलब क्या है इसका, मतलब सिंपल सी कहानी है बेटा यहां पर कि मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है, यहां पे मान लो लेट सपोज कि यहां पे प्लस क्यू है बेटा जी। हाँ सर जी, मान लो यहां पे प्लस क्यू है और तुम्हारे पास बेटा जी यहां पे क्या है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मान लो बेटा +1 कूलम का चार्ज है और ये बेटा पहले इनफिनाइट पे रखा हुआ है। हाँ जी सर, मान लो बेटा इसको यहां से यहां तुम लाओगे तो कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। बोलोगे बात तो सही है। तो अगर ये दूर भागना चाह रहा है और इसको उठा के तुम यहां पर लाना चाह रहे हो, कितने डिस्टेंस पे बेटा जी, तुम r डिस्टेंस पे लेना चाह रहे हो। r, अगर तुम r डिस्टेंस पे लाना चाह रहे हो तो तुम्हें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बेशक सर जी, वो वर्क डन
जो तुम्हें करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को यहां से उठा के, इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट। मान लो ये पॉइंट पी है और मान लो ये पॉइंट ओ है। बोलोगे बात तो सही है सर। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। याद रखना यहां पे एक पॉइंट लिखना जरूरी है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इस तरीके से बेटा इसको यहां से यहां तक लाना है ताकि इसकी कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। किसी भी पाथ से ला सकते हो, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ। यकीन मानो बेटा जी, बोर्ड्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन जरूर पूछता है कि उसका फॉर्मूला बेटा जी क्या होता है। खैर, इसका डेफिनेशन तो हम समझ गए बेटा। इसके डेरिवेशन से पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने बोला क्या, कि जो भी तुमने वर्क डन किया है बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां मूव करने में, मान लो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में बेटा जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस भी चार्ज को तुम ला रहे हो, जैसे मान लो ये 1 कूलम चार्ज है तो इसको क्यू नॉट बेटा मान लिया, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज जिसको तुम ला रहे हो, ये क्या कहलाएगा बेटा कि यहां पे पोटेंशियल पॉइंट पी पर है। पोटेंशियल को हम लोग वी से दिखाते हैं एंड दिस इज वीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने तुम्हें समझाया बेटा, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा बहुत ही प्यार मोहब्बत और प्रेम से कैसी क्वांटिटी है बेटा जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत आवाज अगर आ रही होगी बैकग्राउंड में तो उसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा बेटा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज एटलीस्ट तुम्हें क्लियर होगी कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। ये है तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा तो बेटा इसकी, ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं होगी बट यूनिट तो होगा। हाँ सर जी, तो इसका यूनिट क्या होता है जरा ध्यान से देखिए बेटा। यहां पे वर्क डन है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है बेटा जूल्स, और क्यू नॉट मतलब हुआ बेटा जी कूलम। मतलब क्या हुआ, जूल पर कूलम, ये इसकी यूनिट हुई। बोलोगे बात तो सही है। तो ये जो जूल पर कूलम में बेटा इसकी जो यूनिट है, उसी को हम लोग बहुत ही प्यार से क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, और वी से डिनोट करते हैं हम लोग। बोलोगे सर ये वाली चीज क्या दी हुई है, ये तुमसे नहीं पूछी जाएगी, इसको भूल जाओ। हाँ, लेकिन जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं बेटा, ये तुमको याद जरूर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी बेटा यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वोल्ट होती है। बोलोगे बराबर सर। सर 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, एक बात बताओ मुझे तुम, कि अगर तुमने यहां पे 1 जूल वर्क डन किया 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर तुम्हें बेटा जी 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट मींस की पोटेंशियल कितनी होगी बेटा जी, 1 वोल्ट के बराबर होगी। बात तो सही है। तो मैंने क्या बोला, यहां क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट होगी बेटा कब, देखो, इस 1 वोल्ट इफ 1 जूल का वर्क डन करे इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, क्योंकि ये 1 होगा और ये 1 होगा, तभी 1/1 क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 आएगी, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 कूलम चार्ज को 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है बेटा जी, मतलब तुम्हें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी बेटा क्या होगी, वो क्या होगी बेटा जी, 1 वोल्ट के बराबर होगी। बोलोगे बात तो समझ में आ गई सर, आगे बढ़ी बात तो समझ में आ गई सर, आगे बढ़ी, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, अगर तुमको यहां तक समझ में आ गया है ना, तो मैं तुमसे बता रहा हूं कि इसकी तुमसे डेरिवेशन जरूर पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी, शिद्दत से पूछी जाएगी, कि बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो बेटा, अब मैं यहां पे तुमको रिवीजन करवा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं, तो एकदम बेटा स्टेप वाइज तो मैं नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन हाँ स्टेप वाइज समझाऊंगा जरूर, बोल के जरूर समझाऊंगा बेटा, ठीक है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ देखो बेटा क्या लिखा है, लेट प्लस क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट डी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस क्यू, द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। मतलब क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लो बेटा जी, यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज है ना, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज बेटा रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर। मान लो बेटा जी यहां पे कोई पॉइंट P है और वहां पे क्या है, तुम्हारे पास क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज अभी बेटा कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, और x कहां मेजर कर रहे हो बेटा, x यहां से तुम मेजर कर रहे हो, ध्यान से समझो। तो ये x चार्ज दूरी पे तुम्हारे पास एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। बोलोगे बात तो सही है सर। तुम्हें इच्छा ये है बेटा कि इस प्लस क्यू के द्वारा तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, VB तुम्हारे पास वैल्यू कितनी होगी। बोलोगे ठीक है सर।
और ये पॉइंट बी कितने दूरी पे है बेटा, देखो आर डिस्टेंस पे दूरी पे है। कितने दूरी पे है बेटा, आर डिस्टेंस पे दूरी पे है। ठीक है बेटा, चलो ये बात हमको समझ में आती है। अब देखो बेटा, मुझे फाइंड करना है कि आर डिस्टेंस के दूरी पर है, तो मुझे बताओ बेटा कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितनी होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन कि अगर इंफिनिटी से उठा के तुम्हें किसी पॉइंट तक लाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जो चार्ज को ला रहे हो वो कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा। बोलोगे एकदम बात सही है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। ठीक है सर जी। अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं बेटा कि लेट सपोज कि ये यहां से अभी x डिस्टेंस पर है और इसको मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मैंने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, कितना, dx वेक्टर, ये है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है तुम्हारे पास बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तुमने डिस्प्लेस किया। ठीक है बेटा, ये है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि तुम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। मैंने बोला जो तुमको स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, जो तुम्हें बेटा जी स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, अगर मैं उसको dw बोल दूं तो बेटा ये क्या होगा तुम्हारे पास, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना मैंने अभी बताया बेटा, 0 डिग्री। तो मैं बोलूंगा एफ एक्सटर्नल इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि cos 0 बेटा कितनी होती है, 1 होती है। बहुत सही बात, एकदम बात सही है सर। अभी एक एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से समझिए। मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि ये जो चार्ज तुम ला रहे हो इधर, वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन आना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस कि उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बट इस बॉडी पे, मतलब इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं। मैंने बोला बेटा कि अगर तुम इस पे फोर्स जानने की इच्छा रखते हो तो मैं बोला कि एक तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर, वो कितना लगेगा, K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो मैंने बोला हाँ, क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर। मैंने तुमसे बोला बेटा इधर जो तुम इसको पकड़ के खींच के ला रहे हो, अगर वो तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल है और नेट फोर्स यहां पे 0 होना चाहिए, तो दिस इक्वल टू दिस। बोलोगे हाँ सर जी। तो मैंने बोला कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू बेटा क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने क्या बोला बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करूं बेटा जी, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, मैं तुमसे ये बोलूंगा बेटा कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख देता हूं, तो ये तुम्हारे पास dw हो गया, इसकी इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इज इक्वल टू, पहले 0 वर्क डन किया था, मान लो w कर लिया, और ये तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आई है बेटा, क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। इंटीग्रेशन करो, बताओ लाना कहां से है, इन्फिनिटी से बेटा r तक लाना है। बोलोगे एकदम बात सही है सर। तो मैंने बोला बेटा इन्फिनिटी से r। बट ये करते हुए बेटा एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर तुमने इसको रेफरेंस लिया है एंड दिस इज बेटा dx, तो ये dx कम हो रहा है, कम दिखाने के लिए बेटा मैं क्या बोलूंगा, ये नेगेटिव साइन यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा। ठीक है सर जी। मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा w एक्सटर्नल एंड दिस ये बाहर आ जाएगा बेटा माइनस क्यू नॉट। ठीक है, और ये आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r, और ये x का पावर -2 dx। इसकी इंटीग्रेशन करो बेटा, ये कितना आएगा, -क्यू नॉट पहले से था, x का पावर -1 x का पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/x आ गया बेटा, एंड दिस कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी टू r। क्या बेटा जी, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं बेटा कि इस माइनस को इसके साथ रखो, तो ये हो गया प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, और ये 1/x है तुम्हारे पास, 1/x। ठीक है बेटा जी, एंड दिस कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी टू r। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये कितना आया देखो जरा, ये आया तुम्हारे पास क्यू नॉट। ठीक है, w की वैल्यू जरा देखो, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, तो मैंने बोला बेटा ये आ गया 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। तो मैंने तुमसे क्या बोला, ये w की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, क्योंकि 1/इन्फिनाइट 0 हो गया। अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, ये जो वर्क डन आया ना, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट,
ये जो वर्क डन बाई बेटा एक्सटर्नल एजेंट आया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बेटा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। क्या एक चीज तुम समझ पाए कि मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर तुमने सिंपली वर्क डन फाइंड किया कहां से कहां तक लाने में, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये प्लस क्यू चार्ज था और तुम क्यू नॉट को यहां पे ले आए, सच दैट डिस्टेंस दोनों के बीच में आर हो गया। लाया तुमने कहां से बेटा? इन्फिनाइट से लाया। तो इन्फिनाइट से अगर तुम आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करते हो बस वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हो तुम, वो क्या कहलाएगा बेटा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो मैं तुमसे क्या बोला बेटा कि सिंपल यहां पे तुम क्या लिख दो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in carrying a charge from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point। ये तुम्हें क्या कहलाएगा बेटा जी? ये तुम्हें क्या कहलाएगा जरा मुझे बताओ? ये तुम्हें कहलाएगा बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही तुम बेटा इस फॉर्मूले में अगर तुम ये रखते हो, बहुत ध्यान से देखो बेटा जी, अगर तुम इस फॉर्मूले में ये रखते हो कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया है तुम्हारे पास, दिस कम्स आउट टू बी के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला? इस क्यू नॉट को यहां पे डिवाइड कर दो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होता है बेटा जी? यही तो होता है बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये हुआ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू। ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल लो। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल आ गया। एंड दिस कम्स आउट टू बी के क्यू बटा आर। के की वैल्यू रख दोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यही तुमको आता है डिराइव करने के लिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखना बेटा कि यहां पे तुम्हारे पास जो क्यू है ना, यहां पे तुम्हारे पास बेटा जी जो क्यू है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये बेटा साइन के साथ रखना है, विद साइन। एकदम बात तो सही है सर, एकदम बात तो सही है सर। मतलब तुम्हें यहां पे एक चीज समझ आई बेटा, बहुत ध्यान से देखो, एक चीज समझ में आई कि अगर तुम्हारे पास बेटा जी एक चार्ज है Q और डिस्टेंस r पे अगर तुम्हें पोटेंशियल देखना है मान लो यहां पे, तो Vp की वैल्यू जो तुम्हारे पास होगी वो KQ बटा R होगी। अगर तुम्हारे पास दो चार्ज हैं बेटा Q1 और ये है तुम्हारे पास मान लो बेटा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास कितनी होगी बेटा? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। याद रखना बेटा यहां पे Q1 चाहे Q2 हो, दोनों को विद साइन के साथ रखना है, विद साइन के साथ बेटा जी यहां पे तुमको रखना है। ऑफ कोर्स बेटा इसकी यूनिट तो वोल्ट होती है और ये तो एनर्जी ही है, तो बेटा इसको किस में लिखोगे? इन जूल्स लिखोगे। किसी कॉल आ रहा है बेटा, एक मिनट देख लेता हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको यहां तक समझ में आया होगा। ओहो, नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा, नजरें हटी दुर्घटना घटी। एक मिनट रुक जाइए। आ जाओ बच्चों, चलो तुम्हारा ही काम था यार, पीपीटी का कुछ काम था तो कॉल आ गया था, बट कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें के क्यू बटा आर और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हारे पास पूरा डेरिवेशन तुमको समझ में आया होगा। आइए बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किस चीज के बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं बेटा जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये रिविजन के तौर पर जरूर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो डाइपोल क्या होता है तुम जानते हो बेटा कि तुम्हारे पास दो चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस -q एंड +q, ठीक है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं 2l मान लूं बेटा जी, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये l होगा और ये l होगा, जो कि यहां पे लिखा है बेटा l और l, ये l और ये l। बोलोगे हाँ सर। मुझे थोड़ी सी इच्छा है कि मैं इस -q और +q के द्वारा यहां पे बेटा जी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, ये Vp की वैल्यू यहां पर बेटा क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो अगर सिंपल तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है तो सिंपल आपको अलजेब्रिक एडिशन करनी होगी। आइए बेटा, तो मैंने तुमसे क्या बोला, इस -q के द्वारा अगर तुम यहां पे निकालोगे तो ये कितना डिस्टेंस है बेटा, बताओ मुझे।
बेटा सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस पर देखूं तो ये x हुआ और ये l हुआ, तो l प्लस एक्स पर है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, देखो कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 k ही है तुम्हारे पास, k क्यू, एक मिनट रुको, पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, k इंटू एक मिनट, k इंटू यहां देखो बेटा ये वाला निगेटिव चार्ज के द्वारा है ये होगा k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स। अभी मैंने तुम्हें बताया ना बेटा कि यहां से बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है, ये एल है और ये पूरा एक्स है, तो एल प्लस एक्स हो गया ये तुम्हारा पर, बिल्कुल। और इसको साइन के साथ रखना है, तो कितना आया, k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स। बोलोगे एकदम बात सही है सर। और अगर मैं बेटा इसके वजह से फाइंड करना चाहूं, इसके वजह से कहा गया, ये प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू वजह से, और यहां सेंटर से तुम एक्स डिस्टेंस देख रहे हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा, ये डिस्टेंस होगा कितना, दिस इज एक्स एंड दिस इज एल। तो एक्स में से अगर तुम एल घटाओगे तो बोलोगे सर ये एक्स माइनस एल है। तो पॉजिटिव चार्ज से ये वाला पॉइंट कितने दूरी पे है बेटा, एक्स माइनस एल डिस्टेंस पर है। तो मैंने तुमसे क्या बोला, वैल्यू क्या होगी, के इंटू प्लस क्यू, दैट इज के क्यू बटा आर, मतलब ये हुआ बेटा एक्स माइनस एल। अब अगर तुम्हें इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो सिंपल एडिशन कर दो। तो देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा और निगेटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सिंपल दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करूंगा तो देखो के क्यू और के क्यू बाहर आ जाएगा, तो के मतलब क्या, 1/4πε0, और क्यू मतलब क्या, क्यू। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। और यहां से बचेगा 1/x माइनस एल, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, और यहां पे बटेगा 1/l प्लस एक्स। तो देखो बेटा 1/x माइनस एल है यहां पे तुम्हारे पास, और ये माइनस ऑफ 1/l प्लस एक्स। बोलोगे हाँ सर जी। तो ये q बचा, q, और ये 1/4πε0। जब तुम बेटा x माइनस एल और x प्लस एल को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर में बस बचेगा q इंटू 12। क्यू बेटा इंटू 12 क्या कहलाएगा, डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। तो ये होगा डाइपोल मूवमेंट, दैट इज बेटा p हो गया तुम्हारे पास 1/4πε0, और ये x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा कि यहां पे जो पोटेंशियल आएगी वो तुम्हारे पास कितनी आएगी बेटा, ये आएगी तुम्हारे पास k इंटू पी, के इंटू पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स लिया गया है इसके मिड पॉइंट से बेटा लिया गया है। क्या लिया गया है बेटा जी, इसके मिड पॉइंट से लिया गया है। एकदम सही बात है। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, अब बेटा बहुत ध्यान से देखो कि ये तुम्हारे पास था एक्सियल पोजीशन के लिए। अब देखो बेटा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है तुम्हारा, देखो बेटा जी, अगर तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, एंड दिस इज बेटा जी क्या, सेंटर ओ, सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसका पूरा लेंथ अगर मैं 2l मान लूं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये l हो जाएगा, वही लिखा है बेटा यहाँ पे l एंड l, ठीक है। मैं यहां से बेटा डिस्टेंस y पे देखना चाहता हूं। बोलोगे हाँ सर। इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है बेटा जी कि देखो कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है दोनों इक्वल होनी चाहिए। बोलोगे बात तो सही है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहां से ये BQ लेंथ पर है, ठीक है। यहां पे तुमको फाइंड करना है कि मतलब पोटेंशियल एट Q कितना होगा, ठीक है। तो मैंने बोला अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना चाहते हो तो K इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई BQ। तो देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा K की वैल्यू होती है 1/4πε0, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा, B और Q। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास के क्यू बटा बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इस निगेटिव चार्ज के द्वारा फाइंड करना चाहते हो तो के क्यू बटा आर, तो के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास ए क्यू हो गया तुम्हारे पास। तो ये निगेटिव चार्ज के द्वारा फाइंड करोगे तो के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास ए क्यू। अब तुमको पता है बेटा कि बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पोटेंशियल वहां पे नेट फाइंड करना है तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा और निगेटिव चार्ज के द्वारा ऐड कर दो, ठीक है बेटा। दोनों में से के क्यू और के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 1/BQ माइनस 1/AQ, 1/BQ माइनस 1/BQ, ठीक है बेटा जी। अब तुम्हारे पास क्या है, BQ और AQ आपस में इक्वल है, तो बेटा ये और ये माइनस होके ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो दिस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूंगा कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल तुम्हारे पास कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। यहां पर देखो, यहां वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, जीरो आएगी। वही यहां पर नीचे लिखा होगा, देख लो बेटा यहां पर, the net electrostatic potential at a point in the electric field due to electric dipole at any point on the equatorial line is zero। अगर इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है बेटा जी, देखो दिस इज एन इक्वेटोरियल लाइन,
दिस इज एन इक्विटोरियल लाइन। इस लाइन पे कहीं भी तुम देखोगे बेटा पोटेंशियल, तो वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास बेटा जी 0 होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, 0 होगी, शून्य से अलग तक होगी। ठीक है बेटा जी, हाँ सर जी। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सियल लाइन का ध्यान रखना, मेन तो एक्सियल लाइन कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो ये तो बेटा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्या बात समझ में आई, हाँ सर, बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन, ओए होए। चलो बेटा आगे बढ़े। हाँ जी सर, हाँ जी सर, रिवीजन चाहिए, बढ़िया करवाते हैं। देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, आइए समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ इस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। एक ऐसा सरफेस बेटा जहां पे एक सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। एक ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल क्या हो, तुम्हारे पास सेम हो। पोटेंशियल तुम्हारे पास हर पॉइंट पे बेटा सेम हो, ऐसे हम लोग सरफेस को क्या कहते हैं बेटा जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सबसे पहली चीज एक बात को समझ लीजिए कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस तुमको क्वेश्चन में गिवन है, कि मान ले बेटा कि ये तुम्हारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, ठीक है, हाँ जी सर, क्या है तुम्हारे पास बेटा जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हाँ, अगर तुमको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही होगी। अगर यहाँ V है, यहाँ पे V है, तो यहाँ पे भी V ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे। जैसे मान लो मैं VB माइनस VA निकालना चाहूं, तो दोनों पॉइंट पे तो पोटेंशियल सेम ही है, तो V माइनस V तुम्हारे पास कितना होगा बेटा, 0 हो गया। इसका मतलब मैं तुमसे बोलना क्या चाहता हूं कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा जी, अगर तुम किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V बोल रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जो कि होता है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे बेटा, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी, शून्य आएगी, 0 आएगी। अच्छा, अब यहां पे दो डायग्राम बहुत पूछे जाते हैं बेटा जी, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये है क्या, बोलता है बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसा होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट कैसा होता है तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो बेटा जी, अगर तुम्हारे पास ये फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस, तो बेटा ये देखो पैरेलल है, तो ये क्या होंगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलोगे बात तो सही है सर, बोलोगे बात तो सही है सर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके सर जी, तो बेटा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बेटा ये जो प्लेन सरफेसेज हैं, ये जो प्लेन सरफेसेज हैं, ये जो प्लेन सरफेसेज हैं, ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैंने देखो बेटा ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेन। तो अगर तुमसे कभी बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो बेटा ये तुमको ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने आता है तुमको एग्जाम में। बोलोगे बात तो सही है। अब देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई चार्ज रहे, तो ये देखो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज रहे, तो अगर तुम देख रहे हो बेटा जी यहां पर कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है, लेकिन फील्ड लाइंस बेटा ऐसा करके निकल रही हैं। और ये अगर तुम देखोगे बेटा, ये वाली चीजें, ये तुम देखोगे, ये तुम देखोगे, तो ये सर्किल्स नहीं बेटा, स्फीयर्स हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पॉइंट चार्ज है, तो ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर। तो कॉन्सेंट्रिक जो स्फीयर्स होते हैं बेटा जी, वो क्या होते हैं तुम्हारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा कि अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे यहां पे, तो ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल होती हैं, कंसंट्रिक स्फीयर्स, स्फीयर 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 स्फीयर। बोलोगे बात तो सही है सर जी। तो मैंने क्या बोला बेटा कि ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्या है तुम्हारे पास बेटा, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्या है बेटा जी, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। बोलोगे बात तो सही है सर जी, बोलोगे बात तो बराबर है। चलो बेटा जी, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तुमको लिखने को आते ही हैं और कभी कभार 2 नंबर में बेटा जी पूछती भी है, ऐसा क्यों होता है।
देखो बेटा, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है तुम्हारे पास, नो वर्क डन, नो नो नो, जीरो, जीरो वर्क डन इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर तुम बेटा जी इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हो, क्या लेते हो बेटा जी, अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हो और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर तुम किसी भी चार्ज को बेटा मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में बेटा जो वर्क डन होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्या बोलोगे, जीरो होगी। क्या बात करते हो सर, हाँ। मैंने तुमसे बोला कि बेटा दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीबी माइनस वी ए, वो क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। बोलोगे बात तो सही है। दो पॉइंट के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी मैंने बताया, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो जीरो होगा। तो मैंने बोला कि वीबी इज इक्वल टू वीए है, तो मैंने बोला कि वीबी माइनस वीए जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। तो वर्क डन बाई ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज जीरो। मतलब कि अगर तुम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी एक चार्ज को पकड़ के दूसरे पॉइंट पे ले जाते हो तो उसको प्यारा मोहब्बत और प्रेम से बोल देना कि बेटा तुझे कोई भी वर्क डन करनी नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आई है, बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बेटा ये तुमको आता है क्या, डिराइव करने को भी आता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, मान लो किसी एंगल पे है। बोलोगे क्या बात करते हो सर, हाँ प्रूफ कर रहा हूं ना बेटा। तो मैंने बोला बेटा कि किसी एंगल पे, देखो एंगल थीटा पे, हाँ सर जी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ई कॉस थीटा होगा और एक बेटा ई साइन थीटा होगा। बोलोगे बात तो सही है सर जी, बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है सर जी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर यहां पे कोई चार्ज है क्यू, यहां पे तुम्हारे पास कोई चार्ज है क्यू, तो मैं तुमसे बोलूं बेटा कि अगर यहां पे ई कॉस थीटा इस साइड में कंपोनेंट है, वर्क डन तुम्हारे पास क्या होगा, वर्क डन ऑन दिस चार्ज। बोलोगे अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट इधर ही देख रहा है बेटा, देख रहे हो तुम इधर इधर मान लो तुम एक्स डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि जो वर्क डन होगा तुम्हारे पास वो ई कॉस थीटा क्यू ई कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स कितना लगेगा बेटा जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है और फोर्स होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू इंटू ई कॉस थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं फोर्स की वैल्यू आई, इंटू तुमने डिस्प्लेसमेंट क्या रखा बेटा, एक्स रखा। मैंने बोला वर्क डन तो तुम्हारे पास जीरो होता है, तुमको पता है क्यू पोटेंशियल सरफेस पे, तो क्यू इंटू ई कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, चार्ज तो जीरो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो तुमने कुछ किया ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ है ही, तो जीरो क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 जीरो होती है। दैट मीन्स कि तुमने जो बेटा ये जो एंगल लिया है वो 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैंने तुमसे बोला क्या बेटा कि ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनकर आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो क्या होगी, हमेशा वो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ये परपेंडिकुलर होगी बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, ठीक है, ये किसी लाइन पर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये है तुम्हारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें भी EFL लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार एक या दो नंबर में पूछ लेता है कि ऐसा बेटा जी होता क्यों है। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो क्या बात समझ में आई, हसर बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन। चलो बेटा अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दो, अच्छा चलो ये थर्ड पॉइंट होगा बेटा, ठीक है, हाँ, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों बेटा, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि ये बहुत सत्य बात है, बहुत सत्य घटना पे आधारित है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, जैसे मान ले बेटा ये तुम्हारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये तुम्हारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये मान लो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा और ये दूसरा है। मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मान लो हर पॉइंट पे 2 वोल्ट है,
2 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे भी 2 वोल्ट होगा। बोलोगे हाँ सर, इस वाले के लिए। अब इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मान लो बेटा यहां पे +1 वोल्ट ले लिए, +1 वोल्ट ले लिए, तो यहां पे भी +1 वोल्ट होगा। बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये वाला एरिया तो कॉमन है। बोलोगे हाँ सर। तो एक भांग पिए हो क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस सरफेस पे +2 भी और +1 भी, ऐसा नहीं। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो मतलब ही होता है कि एक ही पोटेंशियल होना चाहिए, तो फिर ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा ही नहीं। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से क्या कर सकते हैं बेटा जी? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, if two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two values of the electric potential which is not possible। ठीक है बेटा, दो वैल्यूज बेटा जी पॉसिबल है तुम्हारे पास। दो दो वैल्यूज बेटा जी तुम्हारे पास पॉसिबल है, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है बेटा? क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस वाले कॉमन एरिया में दो दो टाइप की पोटेंशियल हो जाएंगी, जो कि बेटा जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन को बेटा जी वॉलेट करता है। तो ऐसा बेटा जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बेटा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा बहुत अच्छा, तो ये था तुम्हारे पास बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके बाद बेटा एक चीज समझिए कि हमें रिलेशन एक देना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या बात समझ में आ रही है? सर समझाओ तो पहले। देखो बेटा, तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, तुमको डेरिवेशन आता है किस चीज का? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में तुम्हें क्या करना है बेटा जी? रिलेशन फाइंड करना है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो बताओ कैसे करना है, क्या करना है? देखो बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही प्यार से समझिएगा। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अगर मान लो बेटा जी कि इसकी पोटेंशियल V है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल V ही होगी क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके मान लेते हैं बेटा V माइनस dV होगी, कुछ और होगी मान लेते हैं इससे कम है, और V माइनस dV मान लेते हैं बस डेरिवेशन के लिए। हाँ सर, ठीक है बेटा। हाँ, मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी। देखो बेटा यहां पर, ये देखो, ठीक है। ये हुआ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो बेटा यहां पे कोई +Q चार्ज रखा हुआ है, और तुम बेटा इसको उठा के इधर लाती हो इस डायरेक्शन में। तुमने डिस्प्लेसमेंट कितनी दी बेटा? मान ले dr वेक्टर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारे पास। बोलोगे हाँ सर। मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर तुम ये पॉइंट ए मान रहे हो और ये पॉइंट बेटा बी मान रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी लाने में अगर तुम वर्क डन फाइंड करना चाहते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ए से बी लाने में, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ए से बी लाने में, तो मैंने बोला बेटा कि ये VB माइनस VA इंटू बेटा जो चार्ज मूव कर रहे हो दैट इज Q, यही होता था, Q इंटू डेल्टा V। बोलोगे बात तो सही है सर जी। बी पे पोटेंशियल तुम्हारे पास V है, माइनस ए पे पोटेंशियल तुम्हारे पास क्या है बेटा? V माइनस dV है। बोलोगे एकदम बात सही है सर जी, इंटू Q। मैंने बोला इसको निकालो बेटा, खोलो V माइनस V और माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया dV और इंटू हो गया तुम्हारे पास Q। मैंने बोला V कैंसिल हो गया एंड दिस कम्स आउट dV, Q इंटू dV, एंड दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम A टू B। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1।
बोलोगे एकदम बात सही है सर, बोलोगे एकदम बात सही है सर। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, इस तरीके से तो हम फाइंड कर ही सकते हैं वर्क डन। एक और तरीका है फाइंड करने का, क्या सर, कि वर्क डन जो होता है बेटा, वर्क डन, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होता है बेटा जी, बहुत ध्यान से समझो बेटा, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलोगे एकदम बात सही है सर। मैंने बोला बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बोलोगे एकदम बात सही है सर। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, देख लो बेटा अच्छे से, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया। तो मैंने तुमसे बोला फोर्स लगा कितना, इधर की ओर Q इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो Q इंटू ई इंटू डी आर, साइन माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलोगे हाँ सर जी। तो मैंने बोला बेटा ये तुम्हारे पास आया इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों तो तुम्हारे पास बेटा जी क्या है, वर्क डन ही तो है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये आया माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर, और वो तुम्हारे पास कितना आया बेटा जी, क्यू इंटू डीवी। मैंने बोला बेटा Q और Q कैंसिल हो गया, E की वैल्यू रखोगे तो माइनस डी आर इधर लाओगे, एंड दिस कम्स आउट टू बी E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर होता है बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कितनी होती है बेटा वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर होती है। बहुत ही प्यार मोहब्बत प्रेम से बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो डीवी बाई डी आर दिख रहा है ना तुमको, इसको बोलते हैं बेटा जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई बात समझ में, बोलोगे हाँ सर एकदम बात हमको समझ में आई। तो ये रिलेशन डिराइव करने को आता है। और बेटा इस रिलेशन से हमें एक चीज समझ में आती है, वो लिख लीजिएगा, वो ये समझ में आती है कि जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इस बात का ध्यान रखना, पोटेंशियल डिक्रीजेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है बेटा वो डिक्रीज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, जरूर ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, लव यू बेटा, लव यू ऑल। मैं जीतेगा, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। अगर लव सर की क्लास में आए हो तो सिर्फ जीत की बात होनी चाहिए, हार की यहां पे बेटा कोई जगह नहीं होती। मेहनत करेंगे, लगन करेंगे, कमजोर है अपने आप को मजबूत बनाएंगे और अपने आप को हम चैंपियन बनाएंगे, बट गिव अप नहीं करेंगे। मैं हार नहीं मानता, ये हमेशा एटीट्यूड रखना बेटा। ठीक है, चलो एक डेरिवेशन बेटा इसमें और पूछी जाती है, वो तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कब, जब तुम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा, जब तुम बेटा इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो बेटा बताओ मुझे कि कितनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। बोलोगे बात तो सही है सर जी। और बेटा मैं तुमसे क्या बोलता हूं, जरा ध्यान से समझना कि ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दिखा रही है बेटा जी। ठीक है, आओ बेटा, है ना, बोलो बोलो, आओ बेटा। ओहो, ठीक है, मैंने बोला बेटा इसमें कोई डाइपोल बहुत प्यार मोहब्बत तो प्रेम से रखा हुआ है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो बेटा जी, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, और माइनस से प्लस क्या होता है बेटा, माइनस से प्लस पी वेक्टर होता है। बोलो हाँ। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो मान लेता हूं मैं थीटा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के हिसाब से तुम जानते हो बेटा कि इस पे
एक इधर की फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस Q पे फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई, और ये इसको सेंटर के अबाउट में सर घुमाएगा। मतलब ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहता है, और मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा कि टॉर्क जो होता है वो कितनी होती है बेटा, पी ई साइन थीटा के बराबर होती है। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, इक्वेशन नंबर 1 ये तो होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। अब मैं ये चाहता हूं बेटा कि ये सर घूमना चाहता है, लेकिन तुम इसको ऐसे घुमाओ। अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो ये एंगल चेंज होगा। मान लेते हैं बेटा कि पहले एंगल θ1 था और घुमा के तुमने θ2 कर दिया। बोलोगे ठीक है बात तो सही है, लेकिन घुमाने के लिए टॉर्क तो लगाना पड़ेगा। ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तुम इसको ऐसे घुमाना चाहते हो, ठीक है सर जी। तो मैंने बोला बेटा जो भी तुम्हारे पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, क्लास 11th में टाउ डी थीटा होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, पहले एंगल कितना था, θ1 था, बाद में कितना हो गया, θ2 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने तुमसे क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू ई, पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पी ई साइन थीटा डी थीटा एंड θ1 से θ2। बोलोगे बात तो एकदम सही है सर, बात तो एकदम सही है सर। अब मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से समझो कि θ1 से θ2 जा रहे हो, पीई तो बाहर आ गया, बोलो हाँ। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, एंड दिस कम्स आउट टू बी θ1 से θ2। मैंने क्या बोला बेटा, माइनस साइन बाहर निकालो तो दिस इज माइनस पीई, और ये अंदर घुसा दोगे तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब ये माइनस साइन अंदर घुसा दो बेटा, तो वर्क डन तुम्हारे पास आया कितना, वर्क डन तुम्हारे पास एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा जो आया है बेटा, वो अंदर घुसाने पे पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 आया। फिजिक्स में बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे डिफाइन की जाती है, बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही प्रेम से बेटा ये एक्सप्लेन की जाती है कुछ इस तरीके से। देखो जरा ध्यान से, ये हुआ बेटा P इंटू ई, और ये होगा बेटा जी cos 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। मतलब अगर बेटा जी θ1 को हम 90 डिग्री मान ले और θ2 को सिंपल कोई एंगल मान ले थीटा, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है फिजिक्स के हिसाब से। ये प्योर एजम्पशन है बेटा, दिस इज एन प्योर एजम्पशन, ठीक है। बोलोगे एकदम बात सही है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, अब ये क्या बन गया है, पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। तो मैंने तुमसे क्या बोला, दिस कम्स आउट टू बी cos 90, तुम्हारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, और ये माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा। क्या तुम इसको ये लिख सकते हो, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बोलोगे हाँ सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ए डॉट बी होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने तुमसे बोला माइनस पी डॉट ई, बोलोगे एकदम सही बात है। अब यहां पे दो केसेस बेटा जी क्या आते हैं, डिस्कस करने को आते हैं, कौन कौन से। एक होता है बेटा जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से देखो बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल कब होगा, और एक होता है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि बेटा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। बेटा कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। अच्छा ऐसी बात है, हाँ जी सर। तो मैंने बोला बेटा कि U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है इसकी बेटा, माइनस पीई हो सकती है, लेकिन उसके लिए बेटा इसको 1 होना होगा। 1 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो जब बेटा थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री होता है, तब मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी इंटू ई, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अनस्टेबल की बात करूं तो बेटा फॉर्मूला तो सेम ही है, माइनस पी कॉस थीटा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस पी इंटू ई। ये माइनस पी, तो पहले से इसको प्लस बनाने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। कॉस थीटा -1 मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि बेटा कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। कॉस 180 क्या होता है बेटा जी, -1 होता है। क्या बात तो समझ में आई सर, बात तो समझ में आई। बोलो खूबसूरत, बेहतरीन, अरे गजब सर जी, अरे बेहतरीन सर जी, अरे मजेदार सर जी, लव यू बेटा। चलो, तो हमको बेटा ये समझ में आ गया, हमसे बेटा इससे बाहर थ्योरी और डेरिवेशन तुमसे इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर मैं तेरे एग्जाम की बात करूं तो थ्योरी और डेरिवेशन बेटा इससे तेरे से बाहर नहीं पूछा जाए, ठीक है बेटा। चलो,
अब इसके बाद इसी में लगे लगे तुम्हें क्या पढ़ना है बेटा जी, तुमको पढ़ना है किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में भी तुमको सिर्फ एक ही टाइप की कैपेसिटर पढ़नी है बेटा, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाने से पहले मैं तुमको थोड़ा ये तो बता दूं कि आखिर एक कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जिसको हम लोग बेटा कंडेंसर भी कहते हैं, कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर और कंडेंसर, कैपेसिटर बेसिकली बेटा तुम्हारे पास है क्या, इस बात को समझिए। बेसिकली ये सेट ऑफ टू कंडक्टर्स हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। कंडक्टर्स, चार्जेस नहीं। देखो बेटा जैसे मान लो तुम्हारे पास ये दो सिमिलर कंडक्टर्स है, बोलो हाँ। ये कंडक्टर्स है बेटा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस तुम्हारे में क्या बोल रहा हूं, स्मॉल डी। कंडीशन है कि ये प्लस क्यू होना चाहिए और माइनस क्यू। देखो बेटा ये चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्जेस नहीं है, ये कंडक्टर्स है। एक पे प्लस चार्ज होना चाहिए, दूसरे पे माइनस चार्ज होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए डी। ठीक है बेटा जी, हाँ। अब प्लस से माइनस की ओर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल सही बात है तुम्हारे पास। और दोनों के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज ई इंटू डी होता है, याद रखना बेटा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। मतलब तुम्हारे पास कैपेसिटर और कंडेंसर है क्या, मैं क्या बोलूंगा, टू कंडक्टर्स carrying opposite charges separated by small distance। ये क्या कहलाएगा बेटा, कैपेसिटर कहलाएगा। बोलोगे एकदम बात सही है। अब बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे पास बेटा क्या है, तुम्हारे पास अगर मान लो बेटा जी एक कोई भी तुम्हारे पास कंडक्टर है, बहुत ध्यान से समझना। अगर तुम्हारे पास कोई भी कंडक्टर है तो अगर तुम बेटा जी इस पे चार्ज Q की बात करोगे तो Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, दैट इज V उसको मान लेते हैं। मतलब बेटा अगर एक कंडक्टर को जितना चार्ज दोगे उतना तो उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो। अच्छा ऐसी बात है, हाँ सर जी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो मैंने बोला कि Q इज इक्वल टू सी इंटू तुम्हारे पास V होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। और यहां पे बेटा जो C होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, यहां पे C आया, यहां से क्या Q बटा V, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कैपेसिटेंस। और ये तुम्हारे पास एक कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी तुम्हारे पास होती है, कोई भी वेक्टर नहीं है। अब देखो बेटा यहां पे देखने से क्या लगता है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत प्यार से देखो बेटा। मैंने तुमसे क्या बोला कि यहां पे ये देखने से क्या लगता क्या है कि ये चार्ज पे डिपेंड करता होगा और पोटेंशियल पे डिपेंड करोगे। बेटा बिल्कुल गलत बात है, ये सत्य घटना पे आधारित नहीं है। मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा कि ये जो कैपेसिटेंस होता है पोटेंशियल और चार्ज पे दिखता है डिपेंड करते हुए, लेकिन ये डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है बस, ज्योमेट्री पे कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बीच में मीडियम क्या है, पहला इस पे और दूसरा मीडियम बिटवीन कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में मीडियम कैसा है और ज्योमेट्री है कैपेसिटर की कैसी है, सर्कुलर कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा है। तो ये तुमको डिपेंड करता है बेटा कि कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम बिटवीन कैपेसिटर पे बेटा डिपेंड करता है। C इज इक्वल टू बेटा चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q डिवाइडेड बाई V। ध्यान रखना सर बोलोगे यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या कहलाता है बेटा जी, जो भी प्लस चार्ज है वही चार्ज ऑन कैपेसिटर कहलाता है। अब एक चीज और देखो बेटा यहाँ पे कि तुमने C इज इक्वल टू Q बटा V तो लिख दिया, एकदम बात सही है, लेकिन बहुत ही प्यार से ये भी समझो कि इसकी वो क्या होगी, SI यूनिट। तो बेटा इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा SI यूनिट। जरा देखो Q बटा V, ठीक है, V क्या वोल्ट होता है और ये क्या होता है बेटा कूलम होता है, तो कूलम बटा वोल्ट।
मतलब इसको CV-1 लिख सकते हो। इसी को हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से फैरड कहते हैं। और फैरड को हम लोग दिखाते हैं इससे, कैपिटल F से दिखाते हैं। तो एसआई यूनिट तुम्हारे पास कैपेसिटेंस की क्या होती है बेटा जी? फैरड होती है, प्यार मोहब्बत और प्रेम से। मैं उम्मीद करता हूं कि नजरों को अभी तक तुम स्क्रीन पे रखे होगे और मैं जीतेगा ये बोलते हुए बेटा जी अभी तक पढ़ाई कर रही होगी। रिकैप अच्छे से होगा, रिवीजन बेहतरीन होगा और इसके बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बेटा कवर कर ली हैं। थोड़ी सी सर को प्यास लग रही है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं पानी पी के आता हूं। चलो भाई आ जाओ। तो भैया ये हमको समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है और कंडेंसर क्या होता है। अब हमारे सिलेबस में बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन 100% आने की पॉसिबिलिटी होती है। अरे कुछ परसेंट तो डाउट छोड़ूंगा ही, 99.99% प्रोबेबिलिटी इसकी होती ही है। और बेटा देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास देखो बेटा क्या है, दो प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैं इस प्लेट की एरिया क्या मान लूं बेटा, बहुत ध्यान से समझो, ए मान लूं, बहुत ध्यान से देखना, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अगर इनकी एरिया ए मान लूं बेटा जी, बहुत ध्यान से समझिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास डी है, और अजम्पशन ये मैं रख लूं कि ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी। मतलब एक तुम्हारे पास क्या है बेटा जी, एरिया ऑफ प्लेट्स है। मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि ये है तुम्हारे पास एरिया ऑफ प्लेट्स, और ये है तुम्हारे पास बेटा जी डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स, और ये है तुम्हारे पास बेटा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। बोलोगे बात तो सही है सर जी, बोलोगे बात तो एकदम सही है सर जी। तो बेटा ध्यान से समझो कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक निगेटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे दिख भी रहा होगा और इस पे निगेटिव चार्ज है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ए एरिया ऑफ प्लेट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। दिस फॉर्म्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में क्या होता है, अगर जैसे तुम ये अजम्पशन रखते हो एरिया इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव की तरफ जाती है। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, 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 पॉजिटिव से निगेटिव। बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले तो होता क्या है, देखो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम। देखो बेटा क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर प्लेट्स। ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं बेटा जी, सेपरेटेड बाय एयर मीडियम, इसके बीच में एयर हो या फिर कोई भी दूसरा मीडियम हो तुम्हारे पास, उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। दो कंडक्टर्स हो बेटा जी, दो कंडक्टर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ध्यान रखो बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, ये कंडक्टिंग प्लेट्स होने चाहिए। बेटा ध्यान से समझिएगा, दो पैरेलल तुम्हारे पास प्लेट्स हैं और उनके बीच में क्या है, एक छोटा सा डिस्टेंस है, बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, उसको बोलेंगे क्या बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलोगे बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला बेटा कि अगर दोनों इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास वी है, तो मैंने अभी अभी तुमको बताया था बेटा कि वी इज इक्वल टू ए इंटू डी होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो बेटा जी कि इन बिटवीन द प्लेट्स अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहो तो इसके द्वारा तुम्हारे पास होती है बेटा सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट, और इसके वजह से भी होती है सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट, और दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। तो ये आ जाता है बेटा तुम्हारे पास क्या, सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट। तो मैंने बोला बेटा कि ई की वैल्यू मैंने रखा सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट और इनटू डी डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और यहाँ निगेटिव चार्ज है तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और दोनों की वजह से सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट और सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट होगी, तो दोनों को ऐड करके सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट होगी। बोलोगे बात तो सही है सर। अब सिग्मा क्या है तुम्हारे पास बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, किसकी, प्लेट्स की। क्या लिख लो बेटा यहाँ पर, सिग्मा जो है, सिग्मा वो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है तुम्हारे पास बेटा, ये है तुम्हारे पास बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलोगे एकदम बात सही है सर। अब देखो बेटा कि ये जो तुम्हारे पास सिग्मा है, ये वाला
ये सिग्मा जो तुम्हारे पास है, सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो मैंने बोला अगर चार्ज क्यू मान लिया डिवाइडेड बाय एरिया, और ये डी बाई एप्सिलॉन नॉट, डी बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, दिस इज वी की वैल्यू। अब जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने बोला बेटा जी चार्ज रखो तुम क्या क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस तुम निकाल चुको दिस, तो ये हो गया बेटा क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बोला बेटा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो क्यू और क्यू कैंसिल, और ये आया ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो मैंने तुमसे क्या बोला, कैपेसिटेंस की तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखने वाली थी कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। वो कैसे आती है, इस प्लेट के द्वारा इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के द्वारा इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अंदर में फील्ड यूनिफॉर्म होता है और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज दिस इज बेटा चार्ज बटा एरिया, यही तुम्हारे पास होता था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा सर जी, ये बात हमको समझ में आई। अब सुनो बेटा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब इसके बीच में तुम्हारे पास क्या मीडियम जो हो वो एयर हो। लेकिन अगर मान लो बेटा एयर के जगह पे कुछ ने कोई और भर दिया, तो एयर की जगह तुमने कुछ और भर दिया। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अगर तुमने कोई मीडियम भर दिया जिसका बेटा जी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारे पास क्या है, जाई आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो यहां पे क्या है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K दिखाऊं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मैंने बोला बेटा कि जो भी कैपेसिटेंस होती है मीडियम में, अंदर में कुछ मीडियम भर दो, वो K टाइम्स क्या होती है बेटा, जो भी तुम्हारे पास कैपेसिटेंस जब अंदर में मीडियम एयर हो। तो ध्यान रखना ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बेटा वैल्यू है। तो C मीडियम तुम्हारे पास K टाइम्स ऑफ C एयर होता है। मतलब कैपेसिटेंस बेटा बढ़ जाता है अगर तुमने बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक घुसा दिया, कोई दूसरा मीडियम घुसा दिया। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा यहां पे कि यहां पे जो कैपेसिटेंस होता है दैट इंक्रीजेस। क्या होता है बेटा जी, वहां पे जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो क्या कर जाता है बेटा, प्यार मोहब्बत और प्रेम से वो इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा जी, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने बोला था बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। देखो ये फॉर्मूला आया था ना, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना हमको समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज समझिए यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दोनों के बीच में बेटा जी एनर्जी आखिर कितनी होती है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत शिद्दत से समझो और बहुत प्रेम से समझो कि कैपेसिटर में एनर्जी क्या स्टोर होती है। देखो बेटा क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज को रखना, इसके इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो बेटा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर तुमने बेटा यहां से यहां पे कोई चार्ज लाया, निगेटिव से पॉजिटिव लाया, मान लो ये तुमने DQ चार्ज लाया यहां से यहां तक, बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। अगर यहां से तुमने चार्ज निकाला तो इस पे नेगेटिव होगा, जिस पे चार्ज गया उस पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो तुम्हें बेटा जो वर्क डन करना पड़ेगा DW, वो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इनटू DQ। तुम छोटा चार्ज ले गए हो, ठीक है। अब ये जो तुम वर्क डन कर रहे हो बेटा, वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में। फाइनल चार्ज तुम्हें कितना करना है बेटा, बकायदा Q करना है। अब तुम्हें कैपेसिटर के लिए पता है बेटा Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास क्या आया, Q बटा C आया।
मैंने क्या बोला बेटा, इस v की जगह क्या रख दो, q बटा c रख दिए, और ये तुम्हारे पास dq। चार्ज पहले जीरो था, जब चार्ज करना शुरू किए तो बेटा मान लेते टोटल चार्ज q हो गया। तो बेटा ये 1/c बाहर आ गया, और q dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, q स्क्वायर बटा 2। तो ये आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, q स्क्वायर बटा 2c। अब यहां पे देखो बेटा जी, u इज इक्वल टू हाफ, और यहां पे c है, q के जगह अगर तुम cv रख दोगे तो cv का स्क्वायर करोगे तो ये आया c स्क्वायर v स्क्वायर, एक c कैंसिल हो गया, तो ये बेटा आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो बेटा एक चीज और भी तो हम यहां पे कर सकते थे, बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत प्यार से समझो, बहुत शिद्दत से समझो, कि अगर यहां पे तुम्हारे पास u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2c है, हाँ सर जी, क्यू स्क्वायर बटा 2c है, ठीक है, हाँ सर जी। अगर मैं बोलूं कि यहां से c की वैल्यू q बटा v रखो, तो मैंने बोला ये q स्क्वायर आया इंटू 2 इंटू c की वैल्यू रखो q बटा v, तो q बटा v आया, तो q और q कैंसिल हो गया बेटा जी, तो ये q ही बटा 2 हो गया, मतलब हाफ इंटू q इंटू v, मतलब ये हुआ तुम्हारे पास हाफ इंटू q इंटू v। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर्ड इन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूले आ गए, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी। ये दोनों फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ करना है ही नहीं बेटा, यहां पे तुमको क्या करना है, मान लेना है कि एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास, डीक्यू चार्ज तुम यहां से यहां लाने में वर्क डन तुम्हारे पास कितना होगा बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू दैट चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू तुम्हारे पास जो चार्ज तुम उठा के बेटा जी ला रहे हो, बोलोगे हाँ सर जी। उसके बाद पहले जीरो चार्ज था और टोटल चार्ज कितना करना है, क्यू करना है, वी की वैल्यू रखनी है क्यू बटा सी, कहां से, क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला से, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, तुम्हारे पास आंसर बेटा जी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा देखो एक और फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स का, वो बेटा क्या होता है, नीट वगैरह में आता है, सीबीएसई वगैरह में आता है, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से उसको भी निकाला जा सकता है, बट उसकी तुमको बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत तुमको बेटा जी नहीं है। ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपेसिटेंस तुमको बेटा जरूर निकालने आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब तुम यहां से निकाल लेते हो तो एनर्जी डेंसिटी का एक क्या आता है तुम्हारे पास, फॉर्मूला आता है, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पहले समझिए। देखो बेटा अभी जो एनर्जी स्टोर्ड हुई उसका फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ सी बी स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें जो तुम्हारे सिलेबस में है, कैपेसिटेंस होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, बोलोगे एकदम बात सही है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होती है, ठीक है सर जी, एकदम सही बात है। अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं यहां पे सी के जगह एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी रख दूं, तो देखो ये हाफ का हाफ और एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी रख दूंगा, यहां पे भी देखो बेटा बटा डी रख दूंगा, बहुत ध्यान से समझो, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ठीक है। और v की वैल्यू क्या है, ईडी है, तो मैंने बोला बेटा ये v स्क्वायर करो तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, बोलोगे हाँ सर जी, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से एक d और एक d कैंसिल हो गया, तो यहां से आया क्या, यहां से आया बेटा u इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। बेटा जी एरिया इंटू डिस्टेंस पता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जब तुम इसको इधर लाओगे तो u बटा एडी तुम्हारे पास क्या हुआ बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो बेटा जी u बटा एडी है इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और ये आ गया बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा जी, एनर्जी डेंसिटी हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई। ये भी बेटा कभी कभार डिराइव करने को आता है या फॉर्मूला तुमसे बेटा पूछ लेता है। तो एनर्जी डेंसिटी हुआ क्या बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है बेटा, बताओ मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत और प्रेम से बेटा एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है बेटा जी उसका फॉर्मूला, बताइए जरा, एक मिनट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी अगर पूछूं स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर अगर एनर्जी डेंसिटी बोलो तो तुम क्या बोलोगे बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये होता है एनर्जी डेंसिटी, तो उसकी यूनिट क्या हुई बेटा, जूल पर मीटर क्यूब। क्या हुई बेटा जी, जूल
पर मीटर क्यूब। बोलोगे बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल एकदम बातें समझ में आ रही हैं। चलो बेटा, इतना हमको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये तो हमको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हम लोग अगर मान लो कैपेसिटर को, अगर मान लो बेटा हम लोग क्या करें, कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक भर दे, तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, जरा ध्यान से समझिए। इसका डेरिवेशन लेस इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। देखो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक्स एक ऐसे मीडियम होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं होती, बट वो बोलते हैं कि तुम मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला देखो बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके निगेटिव चार्ज है। बोलोगे हाँ। यहां पे तुमने क्या रखा है बेटा, ये तुमने जो रखा हुआ है, ये तुमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा है बेटा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इधर और इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो तुम्हारे पास ई नॉट है, मान लेते हैं, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसके अंदर होती है वो हो जाती है ई नॉट बटा के। व्हाट इज के हियर? के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये ई नॉट माइनस ईपी जो लिखा है, ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटा, एक जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इस ई नॉट से थोड़ी कम हो जाती है। इसकी जो बेटा ई नेट की जो वैल्यू आती है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो ई नॉट बटा के आता है। ई नॉट क्या है तुम्हारे पास, जो इस वाले स्पेस में, मतलब एयर में जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो मैंने बोला जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे इन दोनों के बीच में ई इंटू डी होता है। बोलोगे हाँ सर। अगर तुम थिकनेस ऑफ स्लैब टी मान लो और डिस्टेंस बिटवीन देम ये तुम्हारा जो डी रहता था वो डी ही रहे, तो अगर इस d में से ये t हटा दो तो d माइनस टी स्पेस में तुम्हारे पास d माइनस टी स्पेस में जो फील्ड है वो तुम्हारे पास क्या है, ई नॉट है। तो E इंटू डी रख लेते हैं पहले एयर वाले मीडियम के लिए। तो मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो d माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। प्लस ये T में तुम्हारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो En है, तो T इंटू तुम्हारे पास En हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बटा के होता है। इस En को इधर लाओ, तो मैंने तुमसे क्या बोला, ये ई नॉट डिवाइडेड बाई के आ गया। बोलो हाँ। के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखो बेटा ई नॉट बटा के, के क्या है तुम्हारे पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलोगे एकदम बात सही है सर जी, ठीक है। तो ई नॉट डी माइनस टी हो गया, प्लस ई नॉट बटा के इंटू टी हो गया। अब इसमें से ई नॉट कॉमन निकालो तो डी माइनस टे प्लस टी बटा के। देखो ई नॉट बटा के निकाले तो ये टी बच गया तुम्हारे पास, और यहाँ पे डी माइनस टी बच गया। अब ये तुम्हारे पास v की वैल्यू आई, लेकिन एयर में इधर और इधर बेटा तुम्हारे पास वैल्यू क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की बिटवीन प्लेट्स, ई नॉट बटा के आई थी। तो मैंने बोला बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ई नॉट बटा सॉरी ई नॉट आई थी तुम्हारे पास, और जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। सिग्मा क्या था बेटा, सिग्मा क्या था तुम्हारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बटा ए था, तो ये कैंसिल करो बेटा, और ये आया तुम्हारे पास सिग्मा की वैल्यू क्यू बटा ए, मतलब क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ये था तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू बटा वी होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो अब मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, सी इज इक्वल टू क्यू बटा वी, क्यू बटा वी। तो ये है तुम्हारे पास वी की वैल्यू, ये देखो इसको लिखो बेटा यहाँ पे ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा के, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, क्यू अपसार ई नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास क्या थी बेटा, क्यू बाई ए अपसारण नॉट, तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास, एंड दिस इज डी माइनस टी प्लस टी बटा के। तो मैंने बोला क्यू और क्यू कैंसिल आ गया, बचा क्या, ए अपसारण नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा के। यही तुम्हारे पास होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है ना। तुमको इसी फॉर्म में रखना है, ये तुमको लिखने की कोई भी जरूरत बेटा जी नहीं है। यहां तक भी अगर तुम एग्जाम में डिराइव करके दिखाते हो तो तुमको 100% मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर तुम्हारे पास कटेगा नहीं, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। और मैंने जैसा कि तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम कोई भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा जी, देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर तुम कोई डाइइलेक्ट्रिक अंदर में भर दोगे तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अगर थिकनेस ऑफ स्लैब तुमने टी माना है और डिस्टेंस बिटवीन जो प्लेट्स हैं वो डी है, तो सी की न्यू कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा के। के क्या है तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने तुमको ये बता दिया बेटा, ठीक है। अच्छा सर जी, आगे सर जी आगे बताइए थोड़ा सा। चलो बेटा,
आगे तुम्हारे पास बेटा एक बस छोटी सी चीज आती है, वो है तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा जी, और एक क्या होता है तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है, ठीक है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, अगर एक के बाद एक कैपेसिटर लगाया जाए, ये कैपेसिटर्स की साइन है, तो मैं तुमसे क्या बोलता हूं बेटा कि जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में है। अब होता क्या है कि अगर बैटरी ने चार्ज भेजा तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तुम्हारे पास सेम होगा, तो चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। अगर हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम है तो मतलब वो सब क्या है, सीरीज में है। दूसरा, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। होता क्या है बेटा कि Q इज इक्वल टू CB होता है। अब Q तो सबके लिए सेम है क्योंकि सीरीज में है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C होगा। वही लिखा है कि पोटेंशियल इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में यहां पे बेटा बढ़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इतना तो कंफर्म है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जो जनरेट हुए हैं वो बैटरी की वजह से हुआ है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तुम्हारे पास V के इक्वल होना चाहिए। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर अब मैं सब पे चार्ज Q Q Q मान लूं, लेकिन कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 मान लूं, तो इसके क्रॉस में Q इज इक्वल टू CB से जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज V1, तो V1 इज इक्वल टू आएगा Q बटा C1, V2 जो आएगा वो Q बटा C2। सब पे चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग से है, इस पे आएगा Q बटा C3। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा C3। और अगर तुम सबको हटा के बेटा जी अगर एक कैपेसिटर लगाते हो, उस पे मान लो चार्ज Q तुम्हारे पास रहेगा और उसकी कैपेसिटेंस C, तो मैंने बोला ये Q बटा C। सब में से Q Q Q Q कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखिएगा बेटा, ये रजिस्टर्स के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं फॉर्मूले। वहां पे रजिस्टर में क्या होता है, ये पैरेलल में फॉर्मूला आता है, यहां पे सीरीज में आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा तो सारे चार्ज पे, सारे कैपेसिटर पे चार्ज बेटा क्या होगा, सेम होगा। बोलो प्यार मोहब्बत और प्रेम से झमाझम। बहुत अच्छी बात है। ये हुई तुम्हारे पास बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, ये हुई बेटा तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए बेटा थोड़ा सा आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा देखते हैं, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बेटा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। ये तुम्हारे पास बैटरी है और ये ऐसे ऐसे और ऐसे लगा हुआ है यहां पर। इससे फायदा क्या हुआ तुम्हारे पास, देखो इससे फायदा ये होता है कि इन तीनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर कि पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो बेटा पोटेंशियल होगा ना वो हर रजिस्टर के सॉरी हर कैपेसिटर के क्रॉस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहां से बैटरी जो चार्ज भेजती है इसमें चार्ज अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। बोल क्या रहा है बेटा जी, चार्ज तो अलग अलग है, Q इज इक्वल टू CB। सबके क्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, मतलब चार्ज उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही यहां पे लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस बैटरी ने चार्ज Q भेजा है और इसमें अगर इसमें बेटा Q1 चार्ज गया, इसमें बेटा Q2 चार्ज गया और इसमें Q3 चार्ज गया, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व होगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो मैंने बोला Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q इज इक्वल टू CB से मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, इस Q के जगह CB रख दिए, Q1 के जगह C1 इंटू V, Q2 के जगह C2 इंटू V, Q3 की जगह C3 इंटू V। C1 C2 C3 इसलिए बेटा क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी सबके क्रॉस सेम में है। क्योंकि बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बोला V V V V कैंसिल हो गया, तो यहां से मैंने क्या बोला बेटा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब अगर तुम सम कर दोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमको बेटा मिल जाएगा। मतलब पैरेलल में हो अगर कैपेसिटेंस तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 डैश 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 बेटा जी तुम्हारे पास होता है। क्या बात समझ में आई सर, बात समझ में आई? बोलो खूबसूरत बेहतरीन, ठीक है सर जी। चलो बेटा जी ये हमको समझ में आ गया, गजब, ये हमको समझ में आ गया, गजब बेटा जी। अब एक तुम्हारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यहां पर, देखो वो है लॉस ऑफ, देखो बेटा वो क्या है तुम्हारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल।
अगर तुम्हारे पार्ट बेटा जी कैपेसिटर से पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। और बेटा ध्यान से समझो, कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 और C2, चार्जेस Q1 एंड Q2 और पोटेंशियल्स बेटा V1 और V2 कैरी करते हैं तुम्हारे पास। दोनों को अगर तुम कनेक्ट कर दोगे बेटा जी तो तुमको बताना है कि लॉस ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास कितनी होगी। बहुत ध्यान से समझिए बेटा जी, बहुत प्यार से समझिए और बहुत ही प्रेम से समझिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो चार्ज होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है बेटा जी, कंजर्व्ड होता है, बोलोगे हाँ सर जी, एकदम सही बात है। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग और टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पहले अगर मैं Q इज इक्वल टू CV से बोलूं तो अगर दोनों की कैपेसिटेंस C1 है, एक की कैपेसिटेंस C2 है, बोलोगे हाँ सर जी, तो C1 इंटू V1 पहले का चार्ज, C2 इंटू V2 दूसरे पर चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CB होता है। ये चार्ज तब तक बेटा फ्लो होते रहते हैं जब दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं तुमसे बोलूं बेटा कि मान लो उनकी कॉमन पोटेंशियल तुम्हारे पास V आ गई, तो बाद में C1 इंटू V, एक पे चार्ज, दूसरे पे C2 इंटू V। अगर यहां पे V कॉमन निकाल लो तो बेटा क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि आफ्टर C1 प्लस C2 इंटू V आया और पहले C1 V1 प्लस C2 प्लस V2 आया, प्लस C2 इंटू V2 आया। यहां से कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस V2। तो मतलब मैं तुमसे क्या बोला बेटा कि जो कॉमन पोटेंशियल आया वो तुम्हारे पास कितना आया बेटा, यहां पे जरा ध्यान से देखो, कॉमन पोटेंशियल आया ये, कॉमन पोटेंशियल ये आया बेटा जी, कॉमन पोटेंशियल यह है बेटा जी कॉमन पोटेंशियल। V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बोलोगे एकदम बात तो सही है सर, बोलोगे एकदम बात तो सही है सर, ठीक है ना। अच्छा सर जी, मतलब मैंने इस कैपेसिटर को देखो जोड़ा कैसे, पर इस बात को समझ लीजिए कि अगर तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है और तुम्हारे पास बेटा देखो ये कैपेसिटर है, तुमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C1 थी पहले और इसकी तुम्हारे पास कैपेसिटेंस तुम्हारे पास C2 थी और इसकी पोटेंशियल पहले V1 थी और इसकी पोटेंशियल V2 थी। जब तुमने इसको जोड़ दिया बेटा तो चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन तब तक फ्लो करेगा जब तक वो एक कॉमन पोटेंशियल पे ना पहुंच जाए जिसकी वैल्यू V है। वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है सर जी। लॉस ऑफ, अगर तुमको एनर्जी यहां पे निकालना हो तो तुम लॉस ऑफ एनर्जी क्या लिखोगे बेटा, लॉस इन एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे में हाफ C2 V2 स्क्वायर। बोलोगे बात तो सही है सर जी। ये इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी लिखोगे, फाइनल एनर्जी क्या होगी बताओ, हाफ इंटू C1 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे में हाफ इंटू C2 इंटू V स्क्वायर पोटेंशियल तुम्हारे पास हो गया। अब जब तुम इस V की वैल्यू यहां पे रखोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ठीक है, तो बेटा एग्जाम में सॉल्व मत करना नहीं तो पगला जाओगे। लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, ये जो भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास बेटा आता है वो पता है कितना आता है, लॉस इन एनर्जी दैट इज डेल्टा U, मैं बोल लूं U इनिशियल माइनस UF, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है बेटा हाफ इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट तुम लिख देना बेटा, ये लिखने के बाद तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं तुम्हारे नंबर बेटा नहीं करेंगे। हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा लॉस इन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ये तुमसे पूछा जाता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने तुम्हें करा दी हैं। अब तुमसे बेटा इससे थ्योरी से कुछ भी बाहर नहीं वाला, थ्योरी डेरिवेशन तुम्हारे इसमें से ही बेटा आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिकैप हो गया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको टॉपिक्स यहां पे बेटा समझ में आए होंगे। बेटा जी हिम्मत मत हारिएगा, मैं जरूर जीतेगा, इस सोच से जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। कोई भी बच्चा बेटा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। अरे मैं जरूर जीतेगा, अरे सुन जरा सुन प्यार की धुन। लव यू ऑल बेटा, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कमेंट में ये जरूर बताइएगा बेटा कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, और डिजिटल अटेंडेंस में उम्मीद करता हूं कि अभी तक मार दिए होगे बेटा। हिम्मत मत हारिएगा, सारी उंगलियां जिस तरीके से बराबर नहीं होती वैसे ही पूरा दिन हर दिन बराबर नहीं होता।
तो बेटा जिस दिन समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, जिस दिन नहीं आएगा दोबारा पीछे भगाएंगे सुनेंगे, पीछे भगाएंगे सुनेंगे, पीछे भगाएंगे सुनेंगे। एक यही तरीका है जिससे कि तुम फिजिक्स सीख सकते हो। मेहनत, मेहनत से मत पीछे भागना बेटा, बाकी तो तुम तरक्की कर ही जाओगे। चलो बेटा, लव यू ऑल बेटा, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद और टाटा, बाय बाय, टेक केयर।